हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ग्लोज। स्टडी ग्लोज पर आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के सामने लेकर उपस्थित हूं बैंकिंग अवेयरनेस सितंबर मंथ में पार्ट 2। इससे पहले हम लोगों ने पार्ट 1 कवर किया है। अगर आप लोगों ने उस सेशन को नहीं देखा है तो आप लोगों को डेफिनेटली देखना चाहिए। सेशंस थोड़े लेट आते हैं बैंकिंग के, मुझे ऐसा फील होता है, लेकिन मैं आपसे एक काम करूंगा कि जैसे ही मंथ का एंड होगा उस समय आपको ये सेशंस, ये लेक्चर्स प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। जैसे मान लीजिए अभी अक्टूबर मंथ चल रहा है, तो अक्टूबर मंथ में लगभग 25 अक्टूबर के पास में आपको एक सेशन दे दिया जाएगा और उसके बाद में जैसे महीने का एंड होगा तो पूरा हम लोग कंक्लूड कर देंगे। तो हम लोग ये कोशिश करेंगे कि उसी मंथ में आपको दोनों लेक्चर जो है वो बैंकिंग अवेयरनेस के अवेलेबल हो जाएं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग आज ही बहुत बेहतरीन सेशन की। देखिए, याद रखिए कि आप जब भी कोई प्रिपरेशन करते हैं तो आप लोगों को थोड़ा वक्त लग सकता है। एक खामोशी जो है वो जिंदगी के अंदर आ सकती है, तो वो कुछ देर की खामोशी है और फिर शोर आएगा। तुम्हारा वक्त आया है, हमारा दौर आएगा। चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ में। फोन पे ने सूचना सुरक्षा के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के आदेश के अनुरूप अपने प्लेटफॉर्म पर कितने क्रेडिट और डेबिट कार्ड को टोकन दिया है? तो रिसेंटली 14 मिलियन ये कार्ड जो हैं, डेबिट कार्ड को रिसेंटली यहां पर टोकन दिया गया है। आप लोग देखते होंगे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड के ऊपर मास्टर मैस्ट्रो ये लिखा हुआ रहता है। तो जब भी कोई डेबिट कार्ड से या क्रेडिट कार्ड से ट्रांजेक्शन्स करते हैं तो कुछ कंपनियां हैं जो इस ट्रांजेक्शन को सिक्योर करती हैं। तो बेसिकली फोन पे ने डेबिट और क्रेडिट कार्ड को टोकन दिया है और फोन पे ने घोषणा की है कि उसने डेटा की सुरक्षा के लिए आरबीआई के जितने भी डायरेक्शंस हैं उनके अनुरूप कार्य करने का यह निर्णय लिया है। तो ये 14 मिलियन जो क्रेडिट और डेबिट कार्ड हैं इनको क्या किया है, टोकनाइजेशन इनका किया गया है। अगर हम लोग बात करें आरबीआई की, तो आरबीआई की स्थापना आप लोग को पता है कि एक्ट 1934 के तहत इसकी स्थापना जो है वो की गई थी 1 अप्रैल 1935 को, है ना। 1 अप्रैल 1935 की डेट आप लोग को याद रखनी है। यंग हिल्टन कमीशन की सिफारिश पर आरबीआई की स्थापना की गई थी। आरबीआई को बैंक ऑफ बैंक कहा जाता है, यानी कि बैंकों का बैंक आरबीआई को कहा जाता है। और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया अगर पूछा जाए तो आप लोग को आरबीआई बताना है। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताइए कि आरबीआई का जो लोगो है उस पर कौन सा जो ट्री है वो दिखाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन सितंबर 2012 which of the following bank has partnered with WhatsApp to enable फास्टैग रिचार्ज थ्रू पे ऑन WhatsApp? इस क्वेश्चन में मैं आपको एक बहुत शानदार चीज सिखाने वाला हूं। आप लोग बोलोगे कि वाकई में सर ये चीज जो है वो बहुत ट्रिक, ये बड़ी जबरदस्त हमको काम में आई है। तो WhatsApp है और इसके साथ में है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। तो रिसेंटली आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और WhatsApp ने एक जो है फास्टैग ग्राहकों के लिए ये रिसेंटली शुरू किया है, ताकि रिसेंटली ये जो क्या कर सकें, एक फास्टैग रिचार्ज कर सकें। देखिए, फास्टैग रिचार्ज जो है वो किस पर बेस है? रेडियो आरएफआईडी पर, है ना। रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन पर ये जो है वो डिपेंड करता है। पूरा का पूरा वर्क इसी पे होता है। तो जब भी रेडियो फ्रीक्वेंसी के ऊपर ये वर्क करता है, आपका जहां पर फास्टैग लगा हुआ है, फास्टैग जहां पर लगा हुआ है, अगर मान लीजिए कि आपने इसके पीछे कोई भी आपने ऑब्जेक्ट रख दिया है, जैसे मोबाइल फोन कुछ भी रख दिया है, गाड़ी में बैठे बैठे जो आपके विंडशील्ड स्क्रीन है उसके पीछे कुछ रखा है, तो वो जो स्कैनर है वो इसको स्कैन नहीं कर पाता है। ठीक है। तो अब इसमें क्या होता है कि आपके मोबाइल फोन की जो फ्रीक्वेंसी होती है, रेडियो फ्रीक्वेंसी होती है, और वो मैच करती है किसके साथ में? वो जो स्कैनर लगा हुआ है, दोनों के आपस में मैच कर जाती है। इस कारण से वो स्कैनर जो है वो फास्टैग को रीड नहीं कर पाता है। तो इसके अंदर जो टेक्नोलॉजी काम में आती है वो आरएफआईडी काम में आती है। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और व्हाट्सएप ने रिसेंटली क्या किया है, पार्टनर किया है। किसके लिए? जो फास्टैग है उसको रिचार्ज करने के लिए। ठीक है। चलिए, इस सहयोग के कारण आईडीएफसी फर्स्ट जो है इसके उपयोगकर्ता अपने फास्टैग को सीधे आईडीएफसी फर्स्ट के व्हाट्सएप चैटबॉट से रिचार्ज कर सकते हैं। चैट थर्ड के भीतर जो है वो लेन देन समाप्त कर सकते हैं। मतलब एक चैटबॉट होता है, जैसे आप लोगों ने रेलवे के अंदर देखा होगा कि जब भी आप उससे कोई क्वेश्चन पूछते हैं वो ऑटोमेटिक आंसर करना शुरू कर देता है। दैट इज चैटबॉट, यानी कि एक ऐसा चैटिंग का ऑप्शन जो कि एक रोबोट की तरह वहां पर यूज में आ सके। नेक्स्ट देखिए, प्रलय मंडल। तो प्रलय मंडल हाल ही में किस बैंक के सीईओ जो है वो अपॉइंट किए गए हैं? तो प्रलय मंडल को रिसेंटली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा अप्रूवल दी गई है और इनका अपॉइंटमेंट जो है वो एज ए मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट किए गए हैं 3 साल के लिए। किसमें? सीएसबी बैंक में। इनकी जो अपॉइंटमेंट है वो कितने साल के लिए है?
3 इयर्स के लिए इनकी अपॉइंटमेंट जो है वो की गई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है। देखिए, अगर हम लोग बात करें 17 फरवरी 2022, तो उस समय ये डेप्यूटी डायरेक्टर की पोस्ट पे थे, लेकिन अब जो है इनको क्या बना दिया गया है, एक मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट कर दिया गया है सीएसबी बैंक का। ठीक है, चलिए, तो 17 फरवरी को जो है ये क्या थे, ये डेप्यूटी डायरेक्टर थे, मैनेजिंग डायरेक्टर। फिर 1 अप्रैल को ये अंतरिम एमडी और सीईओ के रूप में जो है अपॉइंट इनको किया गया था। सीएसबी बैंक में शामिल होने से पहले मंडल जो थे वो एक्सिस बैंक में खुदरा बैंकिंग के कार्यकारी निदेशक और प्रमुख के रूप में चुने गए थे। चलिए, फोर्थ क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। कौन सा बैंक एशिया 2022 में सर्वश्रेष्ठ कार्यस्थलों पर 63वें स्थान पर था? ठीक है, और ग्रेट प्लेस टू वर्क के द्वारा सूचीबद्ध होने वाला भारत का एकमात्र बैंक जो है वो बन चुका है। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फेडरल बैंक इसका आंसर है, और ये केवल ओनली वन यानी कि एकमात्र बैंक जो है वो ऐसा बना है जो कि इसके अंदर काउंट किया गया है। ठीक है, अब देखिए, फेडरल बैंक जो है इसने एशिया 2022 के अंदर 63वां स्थान जो है वो इसको दिया गया था। ठीक है, और कार्यस्थल पर संस्कृति यानी कि जो भी कल्चर है, इसको लेकर एक अथॉरिटी गठित की गई थी, और इसमें पहला और एकमात्र बैंक जो है वो फेडरल बैंक इसके अंदर क्या किया गया है, इलेक्ट किया गया है, चुना गया है। नेक्स्ट देखिए, फिच रेटिंग हैज रिड्यूस्ड इंडियाज जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट फॉर फाइनेंशियल ईयर 2023 है लिखा हुआ, ये 13 नहीं है, 23 लिखा हुआ है। टू व्हाट परसेंटेज, यानी कि रिसेंटली जीडीपी ग्रोथ रेट जो है उसको डाउन किया गया है फिच रेटिंग्स के द्वारा, और इसको घटाकर जो है वो कितना कर दिया गया है, 7% जो है वो कर दिया गया है। तो पहले जो है इन्होंने अनुमान लगाया था कि भारत की जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो लगभग 8% के आसपास हो सकती है, लेकिन अब जो है इन्होंने क्या कर दिया है, इसको फॉल डाउन कर दिया है। देखिए, जब भी हम लोग जीडीपी की बात करते हैं तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, भारत की जो ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज हैं, उस ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज के अंदर चाहे कोई हमारा देशी हो, विदेशी हो, कोई भी नागरिक रह रहा हो, जब वो किसी प्रोडक्ट का या फिर किसी सर्विसेज को प्रोड्यूस करता है, तो दैट इज विल काउंट इन जीडीपी। तो जीडीपी जो है वो एक फाइनेंशियल ईयर जो कि शुरू होता है आपके 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक, इसके अंदर जो है वो काउंट किया जाता है। ठीक है, तो फिच रेटिंग ने इसको कितना कर दिया है, 7% जो है वो अब घटा दिया है। तो आपको पता है कि इंडिया की जो इकोनॉमी है वो अब $5 ट्रिलियन के आसपास जो है वो रिसेंटली कुछ वर्षों में पहुंच जाएगी, लगभग 2025-2027 के आसपास। अभी लगभग $3 ट्रिलियन जो है इसके आसपास में ये हमारी इकोनॉमी जो है वो चल रही है। ठीक है, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर टॉप 3 जो इकोनॉमी है पूरे ग्लोबल के अंदर, वो मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट देखिए, एसबीआई ने बेंचमार्क उधार दर कितने प्रतिशत तक जो है वो बढ़ा दी है? तो एसबीआई भारत का एकमात्र यानी कि सार्वजनिक बैंक है जो अब काफी मुनाफे के अंदर जो है वो चल रहा है। हमारा यहां पर करेक्ट आंसर जो है वो 0.7% जो है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, देश के अंदर अगर सबसे बड़ा बैंक हम लोग बात करें तो वो एसबीआई है गवर्नमेंट बैंक्स के अंदर, और सबसे ज्यादा जो लोन प्रोवाइड करवाता है वो कौन सा बैंक करवाता है, एसबीआई बैंक करवाता है। जब एसबीआई का निर्माण किया गया तो इससे पहले एसबीबीजे बैंक था, और एसबीबीजे बैंक जो है इसकी 6 शाखाओं को एक साथ मिलाकर फिर एसबीआई का निर्माण किया गया। तो रिसेंटली 70 यानी कि 70 बेसिस पॉइंट जो है उसमें 0.7 बढ़ाकर लगभग 13.45% तक जो है वो कर दिया गया है। तो यहां पर इजाफा कितना हुआ है, 0.7% का यहां पर इजाफा जो है वो दर्ज किया गया है। ठीक है, चलिए, तो क्वेश्चन को आई थिंक आप लोग समझ चुके होंगे कि उधार दर कितने प्रतिशत बढ़ाई गई है। तो रिसेंटली इन्होंने रेट जो है अपनी उसके अंदर 0.7% का यहां पर इजाफा कर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच लाइफ इंश्योरेंस हैज लॉन्च क्लिक टू प्रोटेक्ट सुपर ए टर्म इंश्योरेंस प्लान? रिसेंटली क्लिक टू प्रोटेक्ट सुपर जो है एक टर्म इंश्योरेंस प्लान जो है वो किसके द्वारा जारी किया गया है? तो ये किया गया है एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस के द्वारा। अब यहां पर क्या है, जैसे आप लोग देखते हैं कि 1 क्लिक में आपको बहुत सारे प्रोसेस जो है वो देखने को मिलते हैं। तो जब भी आपको इंश्योरेंस प्लान लेने के लिए जाते हैं और 1 क्लिक में आपको वो इंश्योरेंस प्लान मिल जाता है, तो फिर इसको सरल बनाया है, इजी बनाया है एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस के तहत। देखिए, यहां पे क्या होगा कि
डबल लेयर प्रोटेक्शन जो है वो लाइफ इंश्योरेंस कवर इसके अंदर दिया गया है। जो भी लाइफ इंश्योरेंस कवर लेंगे उनको डबल प्रोटेक्शन इसके अंदर दिया जाएगा। तो एचडीएफसी लाइफ भारत में शीर्ष जीवन बीमा कंपनियों में से एक है, यानी कि लाइफ इंश्योरेंस जो कंपनीज हैं उनमें से टॉप मोस्ट जो कंपनीज हैं उनमें एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस जो है वो काउंट होती है। ठीक है, अब देखिए ये जो लिखा हुआ है क्लिक टू प्रोटेक्ट, ये क्या है? एक लिंक जो है वो प्रोड्यूस किया जाता है उस इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा। जैसे ही कोई भी व्यक्ति इस पे क्लिक करता है तो डायरेक्टली उसके पोर्टल पर लेके जाता है, जहां पर वो अपने अकॉर्डिंग एक लाइफ टर्म को चुन सकता है और उसमें एंटर हो सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए 8 नंबर क्वेश्चन है, किस बैंक ने स्क्वायर यार्ड यानी कि एक इंटीग्रेटेड रियल एस्टेट प्लेटफॉर्म जो है उसके साथ में एक जो है सह ब्रांडेड यानी कि को ब्रांडेड होम बायर इकोसिस्टम ओपन डोर्स को जो है रिसेंटली क्या किया है, जो है लॉन्च किया है। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? एक्सिस बैंक। और एक्सिस बैंक जो है इसके साथ में क्या किया गया है? ये एमओयू साइन किया गया है। समझिए इस चीज को, क्या चीज है ये? देखिए एक्सिस बैंक है और दूसरा है स्क्वायर यार्ड्स ने रिसेंटली क्या किया कि होम बायर्स इकोसिस्टम को ब्रांडेड ओपन सोर्स जो है वो क्या किया है? लॉन्च किया है, यानी कि ओपन डोर्स जिसको हम लोग कहते हैं। डोर्स मतलब यानी कि दरवाजे जो कि खोले जा सके, किसके लिए? जो भी घर खरीदना चाहते हैं उनके लिए। तो दो के बीच में यहां पर टाइप हुआ है, एक तो एक्सिस बैंक है और एक स्क्वायर यार्ड है। ठीक है, अच्छा ओपन डोर्स क्या है? ओपन डोर्स जो है वो एक प्लेटफॉर्म है। अब ये प्लेटफॉर्म जो है ओपन डोर्स वाला, ये क्या डिसाइड करेगा? ये डिसाइड करेगा कि जो भी अपना घर खरीदना चाहते हैं उसको एक कह सकते हैं कि हम लोग बैंकिंग जो सर्विसेज है उसको इजी करते हुए, उसको होम लोन है या फिर अदर कोई फीचर है वो उसको इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल करवाया जा सके। तो ओपन डोर बेसिकली एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, कौन सी कंपनी आरबीआई के पूर्व डेप्यूटी डायरेक्टर है बीपी कानूनगो और जोमेटो के चेयरमैन है कौशिक दत्ता को बोर्ड में जो है वो अपॉइंट करेगी? ये क्वेश्चन जो है 9th नंबर क्वेश्चन, इसको आप लोग इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में रख लेना। और ये जो है भारत पे है ना, भारत पे जो है ये आप लोग याद रख लेना। इसके अंदर जो है वो बोर्ड में इनकी अपॉइंटमेंट की जाएगी। तो भारत पे ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के डेप्यूटी डायरेक्टर से पहले के बीपी कानूनगो और जोमेटो के अध्यक्ष थे कौशिक दत्ता को एक फिनटेक फर्म है भारत पे जिससे हम लोग यूपीआई वगैरह करते हैं, उसके एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के रूप में अपॉइंट किया गया है। इससे पहले एसबीआई के पूर्व अध्यक्ष रजनीश कुमार जो थे वो इस कंपनी के डायरेक्टर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेशनल ई गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड के साथ साझेदारी में इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जारी करने वाला देश का पहला बैंक जो है वो कौन सा बन गया है? तो हमारा करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा एचडीएफसी बैंक। हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन जो है वो ऐसा पहला बैंक बन चुका है जिसने निजी क्षेत्र का, ये तो बैंक है ठीक है, और इसने नेशनल ई गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड और इसके साथ में इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जारी करने वाला देश का पहला बैंक जो है वो बन चुका है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, हु हैज बीन अपॉइंटेड बाय अमेरिकन एक्सप्रेस बैंकिंग कॉर्प इंडिया एज इट्स चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड कंट्री मैनेजर? तो अमेरिकन एक्सप्रेस बैंकिंग कॉर्प इंडिया ने किसको अपना मुख्य कार्यकारी अधिकारी जो है और देश का प्रबंधक नियुक्त किया है? तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 11 नंबर क्वेश्चन का? तो अमेरिकन एक्सप्रेस बैंकिंग कॉर्पोरेशन जो है इनके द्वारा रिसेंटली संजय खन्ना, डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनको एज ए सीईओ जो है वो अपॉइंट किया गया है कंट्री मैनेजर के तौर पर। ठीक है, तो वर्तमान में खन्ना जो है वो देश की कार्यकारी टीम के प्रमुख हैं और संगठन के उपभोक्ता और वाणिज्यिक व्यवसायों में विकास को गति देने के लिए जो है ये जिम्मेदार माने गए हैं। अगला क्वेश्चन है कि सितंबर 2022 में बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने बैसल अनुपालक अतिरिक्त टियर यानी कि देखिए बेसिल जो पॉइंट्स होते हैं, बेसिल जो है आप लोग जानते होंगे बेसिल क्या है कि बेसिकली बैंक्स के लिए नॉर्म्स जो है वो क्रिएट किए जाते हैं। इसके टीयर 1 की बात की जा रही है और बेसल एक जो है शहर है स्विट्जरलैंड का, ठीक है, जहां पर ये मीटिंग्स, बैंकिंग की मीटिंग जो है वो कंडक्ट करवाई जाती है। तो उसके टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 ऐसे कई सारे स्टेजेस होते हैं। तो इस बॉन्ड के माध्यम से व्यापार वृद्धि को निधि देने के लिए कितने रुपए जो है वो जुटाए गए हैं? तो 12वें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा 710 करोड़ रुपए जो है वो इसमें जुटाए गए हैं। किसके लिए? एडिशनल टीयर 1 बॉन्ड्स के लिए। ठीक है, तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने 710 करोड़ रुपए जुटाए हैं। सरकार के स्वामित्व वाले बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने कंपनी के विस्तार के लिए बॉन्ड के माध्यम से 710 करोड़ रुपए जो है इन्होंने क्या कर लिए हैं? कलेक्ट कर लिए हैं। नेक्स्ट देखिए,
According to RBI, India's current account deficit is likely to remain within what percentage of GDP in 2022-23। तो हमारा करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा कि यहां पर जो है वो भारत का यानी कि जीडीपी जो है वो कितना रहने का अनुमान है। तो ये जो है बेसिकली आपको पता है कि रुपया जो है वो धीरे धीरे कमजोर होता जा रहा है, रुपए की कीमत जो है वो घटती जा रही है, जबकि डॉलर जो है उसकी रेट्स काफी ज्यादा हाई होती जा रही हैं। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि लगभग 3% के आसपास में जो है इसके रहने की संभावना है करंट अकाउंट डेफिसिट की। तो 3% ये रह सकता है। देखिए, जब भी हम लोग किसी भी कंट्री के साथ में कोई लेन देन करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, तो दो तरह के प्रोडक्ट होते हैं। एक तो होता है विजिबल, एक होता है इनविजिबल। तो हम लोग यहाँ पर विजिबल जो प्रोडक्ट्स होते हैं इनकी बात कर रहे हैं, क्योंकि करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो उसी के ऊपर काउंट किया जाता है। ठीक है, तो रुपया कमजोर होता जा रहा है, फ्यूल की प्राइसेस जो है वो भारत के अंदर बढ़ती जा रही है, एक प्रेशर जो है वो इंडियन इकोनॉमी के ऊपर क्रिएट हो रहा है। इसीलिए हमारी जीडीपी जो है वो 3% की तुलना के अंदर वित्त वर्ष 2012 में 1.2% की तुलना जो है वो देखा गया है, क्योंकि सरकारी वित्त का जो है वो इसमें दबाव डालेंगे। नेक्स्ट देखिए, 40 नंबर क्वेश्चन है, इंडियाज रिटेल इन्फ्लेशन रिवर्स्ड इट 3 मंथ लो ट्रेंड टू रीच हाउ मच। तो भारत की खुदरा मुद्रास्फीति 3 महीने के नीचे के रुझान को उलटकर कितने प्रतिशत तक जो है वो पहुंच चुकी है? तो 7% तक, 7% तक जो है वो यहां पर पहुंच चुकी है। तो अगस्त में भारतीय अर्थव्यवस्था में मूल्य दबाव वापस आ गया है। जो रिटेल इन्फ्लेशन है, रिटेल इन्फ्लेशन मतलब मान लीजिए अगर हम लोग दो तरह के इन्फ्लेशन की बात करें, एक तो होती है होलसेल, एक होती है रिटेल। तो इन्फ्लेशन होती है कि मार्केट के अंदर डिमांड ही प्रोड्यूस नहीं हो रही है, या फिर इतना पैसा आ गया है कि डिमांड कुछ ज्यादा ही प्रोड्यूस हो गई है, और डिमांड ज्यादा प्रोड्यूस होने से जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी कीमतों में जो है वो भारी उछाल आया है, बहुत ज्यादा कीमतें बढ़ गई हैं। तो जुलाई में 5 महीने के निचले स्तर पर 7% तक जो है वो तेजी दर्ज की गई है। अगर हम लोग फूड प्रोडक्ट्स की बात करें तो काफी जो है उनके अंदर कीमतों के अंदर भी इजाफा हुआ है। तो यहां पर हम लोग कह सकते हैं कि महंगाई जो है वो धीरे धीरे बढ़ रही है। अच्छा, महंगाई को हम लोग कैसे काउंट करते हैं? देखिए, क्या होता है कि बेसिकली कुछ प्रोडक्ट जो हैं उनको यहां पर अलग कर लिया जाता है। जैसे 574 के आसपास लगभग प्रोडक्ट हैं, इनकी प्राइस जो है वो हम लोग लास्ट बेस ईयर की तुलना में देखते हैं कि कितनी इनकी प्राइस थी और आज जो है प्रेजेंट में कितनी प्राइस है। तो इसका एक परसेंटेज निकाला जाता है कि पिछली कीमतों की तुलना में अभी वर्तमान में कितनी कीमतें जो हैं वो बढ़ चुकी हैं, वही महंगाई कहलाती है। नेक्स्ट देखिए, विभिन्न मंत्रालयों और विभागों द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के वितरण के लिए सरकार के द्वारा शुरू किए जाने वाले आम मंच का नाम क्या रखा गया है? तो 15 नंबर क्वेश्चन जो है कि आप लोग ध्यान रखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जन समर्थ जो है इसका नाम रखा गया है। तो मंत्रालय, विभाग हैं, इनके द्वारा योजनाओं की जानकारी देने के लिए सरकार ने एक कॉमन प्लेटफॉर्म जो है वो यहां पर बनाया है, जिसका नाम है जन समर्थ। तो सरकार की विभिन्न योजनाएं हैं वो जन समर्थ पोर्टल के ऊपर लॉन्च की जाएंगी, जानकारी दी जाएगी, और शुरुआत में लगभग 15 क्रेडिट लिंक सरकारी योजनाएं जो हैं उनको इस पोर्टल के ऊपर लिंक कर दिया जाएगा। मतलब आप जब इस पोर्टल को ओपन करेंगे तो लगभग 15 योजनाएं आपको दिखेंगी। जो भी आपके सुटेबल योजना है वो देखिए, और आप जो है इसके अंदर क्या हो सकते हैं, एनरोल हो सकते हैं। इस पोर्टल का ऑब्जेक्टिव क्या है, उद्देश्य क्या है कि सभी योजनाओं की सेवाओं को एक मंच पर लाना है। मतलब हम लोग कह सकते हैं जैसे सिंगल विंडो एक्ट होता है, कोई भी क्लियरेंस लेनी है आप एक जगह से ले सकते हैं, वैसे इसी पोर्टल के माध्यम से जितने भी स्कीम्स हैं उनकी जानकारी जो है वो आपको एक ही पोर्टल पर अवेलेबल करवा दी जाती है। चलिए, स्टडी ग्लोस का ये लेक्चर आप लोगों को कैसा लगा मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। लेकिन मैं आप लोगों से वादा करता हूं कि आपको उसी मंथ के अंदर लेक्चर प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। जैसे अक्टूबर का मंथ चल रहा है तो हम लोग कोशिश करेंगे अक्टूबर के अंदर ही बैंकिंग अवेयरनेस के करंट अफेयर आपको प्रोवाइड करवा दिए जाए। बहुत सारे विद्यार्थी ने मुझे कहा कि सर आप जो है मंथ के एंड तक इस सेशन को भेज दिया कीजिए। ठीक है, तो आपके लिए नॉलेज इज पावर ये जो है ये बहुत जबरदस्त लाइन है। नॉलेज इज पावर ये क्या है, स्टडी ग्लोस की टैगलाइन है, और इंसान की जिंदगी के अंदर इंसान का ज्ञान जो है वही उसकी शक्ति है। तो अगर आपको सेशन पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर लीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।